10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए निकलता है। ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होने के साथ साथ काफी लग्जरियस था। इसे बनाने में ऐसे मटेरियल का यूज किया गया था और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे इसको अनसिंकेबल कहा जाता था, यानी ये एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब ही नहीं सकता था। लेकिन अपने पहले सफर के दौरान ही 5वें दिन बाद 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। कुछ ही देर बाद ये दो हिस्सों में टूट जाता है और कभी न डूबने वाला ये जहाज सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के अंदर ही समुद्र में समा जाता है। इस एक्सीडेंट में टोटल 1500 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें सभी अमीर और रईस लोग शामिल थे। आखिर उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों ये कभी न डूबने वाला जहाज कुछ ही घंटों में डूब गया? चलिए सुनते हैं टाइटैनिक के डूबने की कहानी मेरी जुबानी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपना सफर साउथहैम्पटन से शुरू करता है, जहाँ से इसको न्यूयॉर्क शहर तक जाना था। टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी लंबाई लगभग 270 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर से ज्यादा थी। साथ ही इसकी ऊंचाई भी कील से करीब 32 मीटर मापी गई थी। इसमें एक साथ 2453 पैसेंजर्स रह सकते थे, जिनमें फर्स्ट क्लास में 833 पैसेंजर्स, सेकंड क्लास में 614 पैसेंजर्स और थर्ड क्लास में 1006 पैसेंजर्स रह सकते थे। इसके अंदर जिम, स्विमिंग पूल, बार्बर शॉप से लेकर वो सारी फैसिलिटीज थी जो एक इंसान को चाहिए होती हैं। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का ये दावा था कि ये अनसिंकेबल है। टाइटैनिक के इस पहले सफर में लगभग 1314 पैसेंजर्स और 885 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। और भी कई लोग थे जिन्हें काउंट नहीं किया गया, लेकिन इस शिप में टोटल 2240 लोग सवार होते हैं। टाइटैनिक की कमांड को संभालने वाले कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। 62 साल के एडवर्ड स्मिथ टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के सीनियर कैप्टन थे। इन्हें समुद्री सफर का 4 सालों का एक्सपीरियंस था, जिस वजह से टाइटैनिक की कमांड को इनके हाथ में सौंप दिया गया। इनके साथ काम करने वाले लोग भी इंजीनियर, फायरमैन और स्टॉकर थे। इसके सफर के 3 दिन तक सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन चौथे दिन 14 अप्रैल को टाइटैनिक को आइसबर्ग्स की वार्निंग मिलने लगती है। आइसबर्ग बर्फ के पहाड़ों को कहा जाता है, जो कि समुद्र में इस तरह निकले हुए होते हैं और अगर इनका पूरा स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। समुद्र में चलने वाली सारी जहाजें एक दूसरे को मैसेज देती रहती हैं कि इस तरफ आइसबर्ग है, संभल के चलिए। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को टोटल 6 आइस वार्निंग्स मिले। पहली आइस वार्निंग आई आरएमएस कैरोनिया जहाज से सुबह के 9 बजे, जिसे कैप्टन स्मिथ ने एक्सेप्ट भी किया। दूसरी आइस वार्निंग आई दोपहर 1:42 पर और इसे भी एक्सेप्ट कर लिया गया। उस समय टाइटैनिक की स्पीड थी करीब 40 किलोमीटर पर आवर और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग से गुजरने वाली जगह के बावजूद कैप्टन जहाज की स्पीड को कम नहीं करते हैं। उस समय के दौरान टाइटैनिक 2 आइसबर्ग्स को पार कर लेता है, लेकिन स्पीड को कम नहीं करता। उस रात चांद नहीं निकला था, चारों तरफ आसमान में सिर्फ तारे ही नजर आ रहे थे। टाइटैनिक के आगे यहाँ पर लुकआउट पॉइंट होता है, जहाँ किसी को बैठा दिया जाता है और वो जहाज के सामने आने वाले ट्रैफिक या दूसरे शिप को देखता है, जिससे रास्ता साफ है या नहीं ये देखा जा सके। इसकी ऊंचाई 29 मीटर थी और यहाँ पर बैठे थे फ्रेडरिक फ्लीट और रिजनॉल्ड ली। हालांकि इनके पास दूरबीन नहीं थी, जिस वजह से ठंडे मौसम के कारण भी इन्हें खुली आंखों से देखना पड़ता था। रात के 11:30 पर फ्लीट अपने सामने एक बड़ी सी काली सी चीज देखते हैं। 11:39 पर इन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। फ्लीट ने तुरंत सेफ्टी बेल बजाई और कंट्रोल रूम में फोन लगाया और कहा कि हमारे ठीक सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, तुरंत जहाज की डायरेक्शन को चेंज किया जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में ही 30 सेकंड लग गए और 1 मिनट बाद ही 11:40 पर ही टाइटैनिक इस आइसबर्ग से जा टकराता है। ये इम्पैक्ट टाइटैनिक की फ्रंट राइट साइड में होता है और इतना बड़ा होता है कि इससे काफी बड़ा होल बन जाता है। टाइटैनिक के निचले हिस्से में लोहे की सीट्स की डबल लेयर लगाई गई थी, जिस वजह से अगर एक लेयर टूट भी जाती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट पड़ा था वो राइट साइड में था, जिस तरफ सिंगल लेयर लगाई गई थी। किसी वजह से अगर टाइटैनिक के नीचे के 4 कंपार्टमेंट्स भर जाते तो भी ये चल सकती थी, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद इसमें हर सेकंड 7 टन पानी भरने लगा, जिससे 6 कंपार्टमेंट्स भर गए। इसके कुछ ही देर बाद ये रियलाइज किया गया कि ये जहाज अब डूब जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिट से ज्यादा पानी ऑलरेडी भर चुका है और कुछ ही घंटों के अंदर आगे वाले हिस्से में पानी भरने की वजह से जहाज
जहाज पीछे से टेढ़ा होना शुरू कर देता है। रात के 12:05 पर कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोटों को खोलकर पैसेंजर्स को इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया। 12:15 पर सभी ने लाइफ बोट्स पहनना शुरू भी कर दिया। हालांकि कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे थे और मस्त मजे कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूबेगा ही नहीं। टाइटैनिक में टोटल 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी, जबकि इसमें टोटल 32 लाइफ बोटों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि ये अनसिंकेबल है, इस वजह से इसमें कम लाइफ बोटों को ही रखा गया। लाइफ बोटों पर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को छोड़ा गया। कई घंटों तक टाइटैनिक से लोगों को लाइफ बोटों के जरिए छोड़ा जा रहा था। आगे के कंपार्टमेंट्स में पानी भरने की वजह से जहाज जैसे जैसे टेढ़ा हो रहा था, उस पर मौजूद लोगों पर अफरा तफरी मचती जा रही थी। कम लाइफ बोट्स की वजह से टाइटैनिक पर मौजूद लोगों में से सिर्फ आधे लोगों को ही बचाया जा सका। टाइटैनिक के टेढ़ा होने की वजह से इसके प्रोपेलर्स बाहर आ गए, जिसके बाद जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और आइसबर्ग से टकराने के बाद 2:20 पर यानी 2 घंटे 40 मिनट के अंदर ही अटलांटिक ओशियन में समा जाता है। लाइफ बोट्स की कमी की वजह से 2240 लोगों में से सिर्फ 706 लोगों को ही बचाया जा सका। कुछ लोगों को लाइफ जैकेट्स भी पहनाई गई थी, जो कि पानी की सतह पर रहने में मदद कर सकती थी, लेकिन उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिस वजह से जो लोग जान बचाने के लिए पानी में कूदे वो भी ठंड की वजह से मारे गए। टाइटैनिक के साथ हुई गलतियों पर नजर डाले तो इसमें पहली गलती थी स्पीड को कम ना करना। कैप्टन स्मिथ को किसी भी तरह 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना था और ये टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन की तरफ से दबाव डाला गया था, जिस वजह से कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं किया और लगातार तेज स्पीड में न्यूयॉर्क की ओर बढ़ते रहे। इवन आइसबर्ग वाली एरिया में भी टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं किया गया। दूसरी गलती थी आइस वार्निंग्स को इग्नोर करना। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इन आइस वार्निंग्स को तो नोट किया गया, लेकिन जो आखिरी और सबसे जरूरी आइस वार्निंग थी वो कैप्टन स्मिथ को नहीं दी गई, जिस वजह से कैप्टन ने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। तीसरी गलती थी दूरबीन का यूज ना करना। जिस रात टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन दूरबीन का यूज बंद कर दिया गया था और लुकआउट पॉइंट से खुली आंखों से सिर्फ पास में ही दिखाई देता था। यदि उस दिन दूरबीन का यूज किया गया होता तो शायद आइसबर्ग को पहले ही देख लिया जाता। चौथी गलती थी स्टीयरिंग को गलत डायरेक्शन में मोड़ना। फ्रेडरिक फ्लीट ने जब सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग देखा तो इन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके जहाज की डायरेक्शन को राइट साइड में मोड़ने के लिए कहा, लेकिन हड़बड़ाहट में स्टीयरिंग मैन ने जहाज को लेफ्ट साइड टर्न कर दिया, जो कि जहाज को आइसबर्ग की और करीब ले जाने लगा। यदि जहाज को सही डायरेक्शन में मोड़ा गया होता तो कम से कम इम्पैक्ट पड़ता और जहाज इतनी जल्दी नहीं डूबता। पांचवी गलती थी सफिशिएंट लाइफ बोट्स को न रखना। टाइटैनिक पर बहुत ही कम लाइफ बोटों को रखा गया था। इससे टोटल 36 लाइफ बोटों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उस दिन सिर्फ 20 लाइफ बोटों को ही टाइटैनिक पर रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सबका यही मानना था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूबेगा ही नहीं, तो लाइफ बोटों को ले जाकर कोई फायदा नहीं है। इतनी कम लाइफ बोटों की वजह से सिर्फ आधे लोगों को ही बचाया जा सकता था और 16 की 16 लाइफ बोटों को भी अगर पूरा भरा जाता तो भी केवल 1100 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि टाइटैनिक पर 2300 से भी ज्यादा लोग सवार थे। इन्हीं सारी गलतियों की वजह से ये कभी न डूबने वाला जहाज 3 घंटे से भी कम समय में समुद्र में समा गया, जिसका रेक आज भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में 3800 मीटर नीचे मौजूद है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।